With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am here for your MD-CAT preparation. Students, आज हमारी थर्ड वीडियो है और हम हर अपनी इस वीडियो सेशन के अंदर 10 MCQs जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इन MCQs को बुक से बहुत जल्दी से इनको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे आपको ये MCQs करवाने का जो मकसद है वो ये है कि आप जब यहाँ से एक MCQs को पढ़ें या मेरे पास से सुने तो आपको कुछ ये पता होना चाहिए कि एक MCQs के तैयार करने का असल तरीका क्या होता है। एक MCQ जो होता है वो पूरे टॉपिक के थीम को बयान करता है, पूरे टॉपिक को बयान करता है। अगर आप जस्ट रीड करेंगे उनको बुक से तो आप उसको कुछ अरसे में आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन जो असल तरीका है MCQs को तैयार करने का वो ये होता है कि आप जब एक MCQs को देखें तो उसके थीम को समझें, उसके पूरे टॉपिक को पीछे से अपने माइंड में उसको लेके आए, उसको रिव्यू करें अपने माइंड के अंदर। इस तरीके से जो आप MCQs तैयार करेंगे इंशाल्लाह वो आपको कभी नहीं भूलेंगे किसी भी एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे किसी खास अपने गोल के लिए। यहाँ पे हम MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए ये MCQs तैयार कर रहे हैं और हर MCQs का जो थीम है, जो बैक थीम होता है, उसको हम ज़हन में लेके आएंगे और पूरे टॉपिक को देखेंगे कि इस टॉपिक में किस चीज़ की बात की गई है जिसकी बेस पे ये MCQs बना है। तो ये MD-CAT जितने भी 2008 से ऑनवर्ड आगे टेस्ट हुए हैं तो उनमें से हमने ये MCQs सिलेक्ट किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने इनको ध्यान से सुनना और समझना है। फर्स्ट MCQs है आज का कि डैश सप्रेसेस ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन का जो प्रोसेस है जो फीमेल्स के अंदर होता है, उस ओवोल्यूशन के प्रोसेस को इसके अंदर एग जो है वो तैयार होता है स्पर्म से मिलने के लिए, जिसको हम ओवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या चीज ओवोल्यूशन को सप्रेस करती है, क्या चीज ओवोल्यूशन को सप्रेस करती है, मींस कि उसको रोकती है। वो कौन सा हार्मोन है जो इस प्रोसेस को रोकता है, औरत को प्रेगनेंसी नहीं होने देता, तो वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को रोकता है, जो एग्स जो होते हैं फीमेल में उसकी मूवमेंट को कम करता है। इस तरह की जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है, वो कौन सा हार्मोन है जो ये काम करता है फीमेल्स के अंदर, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, आपने याद रखना है, जो सप्रेस करता है फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को। दूसरे नंबर पे एक और हार्मोन है जिसकी बात करते हैं, एस्ट्रोजेंस ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन डैश। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। किन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन हार्मोन? ये फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फीमेल्स का जो पुबर्टी का जो अरसा होता है उसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर, और जितने भी फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं जब वो पुबर्टी की एज में दाखिल होता है, तो कौन सा हार्मोन है जो सारे सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको बिल्ड करता है, वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन है। और किसमें प्रेजेंट होता है? वो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि द एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय डैश। किस साइंटिस्ट ने ये एसे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को राइट किया था और क्यों राइट किया था? मैल्थस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 के अंदर एक एसे राइट किया जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जिसका नाम था, और उस एसे को 1803 में उन्होंने पब्लिश करवाया था, लेकिन लिखा 1798 में था। इस एसे में किस चीज़ का जिक्र किया गया है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ, जैसे जैसे ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन की, आबादी के साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसके साथ साथ जो पर्सनल वेजेस हैं वो कम होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। लेकिन जिस तरह आबादी बढ़ती जाएगी, अवाम जो उसकी वेजेस हैं, जो उसकी उजरत उसको मिलती है अपनी लेबर्स को काम करने की, वो कम होती जाएगी। ये इस जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऐसे उन्होंने लिखा था, इसका ये थीम था कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की वेजेस कम होती जाएंगी। ये मैल्थस साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 में ये ऐसे लिखा था, मैल्थस इनका नाम था। फोर्थ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेल ड्रोसोफिला इज डैश। जो ड्रोसोफिला होती है जी, फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेल और फीमेल को जो वाज़े देखने में पता लगता है कि मेल का जो कलर है वो डिफरेंट है, फीमेल का डिफरेंट है, यानी इनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेल और फीमेल को अलग अलग डिफरेंशिएट करती हैं।
बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसकी जो फ्रंट वाली जो लेग्स होती हैं, फ्रंट वाली इसकी ड्रोसोफिला की, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेक्स कॉम्स ऑन फ्रंट लेग्स, कुछ स्ट्रिप्स लाइक ब्लैक कलर्ड स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर उसके आगे जो टांग का जो हिस्सा होता है, अगली दो टांगों का, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और वो फीमेल जो होती है फ्रूट फ्लाई, उसको इंटेंगल करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है मेल ड्रोसोफिला के ऊपर। सेक्स कॉम्स ऑन फ्रंट लेग्स, ये उसकी एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया कि कलर्ड स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं उसकी फ्रंट लेग्स के ऊपर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल ड्रोसोफिला का, लेकिन वैसे भी बहुत से कलर डिफरेंसेस हैं जो बताते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन उसमें जो मेन है वो ये है कि सेक्स कॉम्स ऑन फ्रंट लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल को इंटेंगल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। आगे जी, ट्रांसफर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश। ट्रांसफर आरएनए किससे सिंथेसाइज होता है? ये सिंथेसाइज होता है जी आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 वो सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए को। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये प्रोटीन्स होते हैं, और ये काम क्या करते हैं कि ये प्रेस्क्राइब करते हैं डीएनए को। ये डीएनए को प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप आरएनए के स्ट्रक्चर को बनाएं, और ये डीएनए को प्रेस्क्राइब करते हैं, और फिर डीएनए स्मॉलर आरएनए, मुख्तलिफ आरएनए के स्ट्रक्चर्स को बनाता है डीएनए, और डीएनए ही फिर इसको ट्रांसफर आरएनए को भी डीएनए सिंथेसाइज करता है। किसके प्रेस्क्रिप्शन पे? आरएनए पॉलीमरेज 3 जो एक प्रोटीन है जो डीएनए को प्रेस्क्राइब करता है कि आप मुख्तलिफ यानी आरएनए के स्मॉलर आरएनएस भी बनाएं। मुख्तलिफ स्मॉलर आरएनएस भी सिंथेसाइज होते हैं, जिसमें ट्रांसफर आरएनए भी सिंथेसाइज होता है। किसके कहने पे जी? किसकी जो वो ऑर्डर मिलता है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रोटीन है जो डीएनए को प्रेस्क्राइब करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन है हमारे पास कि जिब्रेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम, कि कमर्शियल लेवल पे जो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स है वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं जब उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो फंगल कल्चर्स जो होते हैं, फंगल कल्चर्स मींस के फंगल की ग्रोथ करवा के एक ख़ास एनवायरनमेंट में, और वो ख़ास किस्म की फंजाई जो है वो प्रोड्यूस करती है जिब्रेलिन्स हार्मोन्स को। एंडोफाइटिक फंजाई होती है जो दो चीज़ें प्रोड्यूस करती है, एक जिब्रेलिन्स और दूसरी इंडोल एसिटिक एसिड। जब प्लांट्स की ग्रोथ करवानी होती है किसी स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में या नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तेज़ी से अगर ग्रोथ करवानी हो प्लांट्स की दो कंडीशंस के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस भी हो सकता है, नॉर्मल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो फंगल कल्चर्स जो है जिसके अंदर एंडोफाइटिक फंजाई है जो प्रोड्यूस करती है जिब्रेलिन्स को और इंडोल एसिटिक एसिड को भी फंजाई जो है वो प्रोड्यूस करती है प्लांट्स की ग्रोथ करवाने के लिए। दूसरे नंबर पे है हमारे पास कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स। कौन से जो एबनॉर्मल फैक्टर्स होते हैं जो एक जो बच्चा पैदा होना होता है उसके अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स करवाते हैं, वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जी टेराटोजेंस। टेराटोजेंस कहलाते हैं वो वाले फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं एक फीटस पे और एक एम्ब्रियो जो यानी मदर के एब्डोमेन में होता है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, जो उस बेबी की ग्रोथ पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेराटोजेंस। 8वें नंबर पे है जी कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड एज। डीएनए के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, वो आपको जनरली पता है कि फोरेंसिक एविडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो तफ्तीश होती है यानी किसी भी जुराइम पेशा जो लोग होते हैं उनकी तफ्तीश के लिए फोरेंसिक एविडेंस लेने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी किसी जुर्म में जो उनकी तफ्तीश हो रही होती है उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं फोरेंसिक एविडेंस के लिए। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, बहुत आसान है, इसको याद रखिएगा। 9th नंबर पे हमारे पास कि हेरिडिटी मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स। हेरिडिटी मटेरियल जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स के अंदर, वो किस में होता है? वो माइटोसिस के अंदर होता है, क्योंकि माइटोसिस में हमें पता है कि एक सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, और वो डॉटर सेल्स जो है वो कंप्लीट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स को गेन करती हैं। कंप्लीट जो डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम्स, रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बोथ ऑफ द डॉटर सेल्स के अंदर आता है। तो इसलिए हेरिडिटी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स के अंदर, किसमें? माइटोसिस के अंदर। 10th है जी थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स incorporated in animals DNA. It appears in
जो लेबॉर्ट्री प्रोटीन्स होते हैं जो ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी चीज़ के इलाज के लिए या ख़ास किस्म की ग्रोथ करवाने के लिए, इनको हम थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स कहते हैं। थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स जो हैं ये इनको हम ये नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ करवाने के लिए या किसी इलाज को करवाने के लिए एनिमल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। और कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, किस जगह पे बॉडी में, बॉडी के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट इनको स्पेशली किया जाता है, डीएनए के अंदर इंजीनियर्ड किया जाता है इन प्रोटीन्स को। लेकिन सवाल ये है कि जब ये जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोटीन डीएनए के थ्रू अपेयर कहाँ पे होते हैं, ये अपेयर होते हैं फिर एनिमल्स के अंदर उनके मिल्क में अपेयर होते हैं ये प्रोटीन। फिर साइंटिस्ट मिल्क को चेक करते हैं लिटमस पेपर के थ्रू, फिर वो उसका जो कलर है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो इस तरह हमें पता चलता है कि मिल्क में वो प्रोटीन आया है। और एक और तरीका भी होता है इसका कि जब मिल्क को चेक करते हैं उसमें से कुछ अमोनिया लाइक स्मेल आती है जिससे पता लगता है कि इसमें प्रोटीन्स हैं। तो कहने का मकसद ये था इस सारी बात का कि प्रोटीन्स जब डीएनए में इनकॉर्पोरेट करते हैं साइंटिस्ट एनिमल्स में, तो अपेयर किस में होते हैं, वो अपेयर होते हैं मिल्क के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।